बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवा के दोष पर आपकी समाअतों से टकराती ये आवाज़ है गुलाम मुस्तफ़ा मुबशर की, और आप देख रहे हैं एनालिसिस राउंड अप। पाकिस्तान के परचमों की जलती वीडियोज़ और उनके साथ नो इमरान नो रेमिटेंसेस के नारे, पासपोर्ट नज़र आतिश होते हुए हों या रमज़ान करीम के अंदर इमरान खान साहब के साथ निकलने और साथ देने के वादे और वईदें। इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं जैसे दावे और वादे, कहीं पर ये नारे कि जो लोग इमरान खान साहब की हुकूमत को निकालने के अंदर मुलव्विस हैं उनको दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाए। गाली, दशनाम और एक तूफ़ान, ये सब हम अपनी नज़रों से देख चुके हैं। पाकिस्तान आज उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पर एक नस्ल का ये दावा है कि इमरान खान साहब की ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ ही हकीकत है। दुरुस्त क्या है, सच क्या है और हकीकत क्या है, उसका तयन बस एक लफ्ज़ से होगा और वो है इमरान खान। यानी कि पाकिस्तान में आप कोई भी दलील, कोई भी हवाला, कुछ भी पेश कर दें, लेकिन आप बिकाऊ हैं, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं अगर आप इमरान खान साहब की किसी सोच, फ़िक्र या उनके ख़यालात के साथ आप मुत्तफ़िक नहीं हैं। जबकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के समाजी धागे के साथ किसी भी तरह से कुछ भी खेल लें, उनको तमाम खून माफ़ समझे जाएंगे। पाकिस्तान आज, शायद पाकिस्तान अपनी तारीख़ की बदतरीन किस्म की पोलराइजेशन का शिकार है। लेकिन कहा जाता है कि हादसा यूं अचानक नहीं होता। मैंने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर आपके साथ ये बात की थी कि मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर ये बताऊंगा कि वो हुकूमत जो गिर रही थी, जो वो हुकूमत जो जा तो नहीं रही थी लेकिन अपनी तमाम तर महंगाई, बदआमालियों और उस तरह की प्रैक्टिसेस की वजह से इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी थी, तो उसको अपोजिशन ने गिराना क्यों लाजिम समझा, अदम एतमाद क्यों लेकर आए। उसका एक जवाब तो मैंने आपको दे दिया था कि जिन लोगों का यह ख्याल था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को सियासी शहीद किया जा रहा है, रोज़े असर के वक्त रोज़ा तोड़ा जा रहा है, उन लोगों का ख्याल गलत है। इमरान खान साहब 5 साल या 10 साल भी हुकूमत कर जाते तो उसके बाद भी इमरान खान साहब को अपने फॉलोअर्स को इंगेज करने के लिए महज एक तकरीर काफ़ी होती। उनके पास खेलने के लिए बहुत से कार्ड हैं। इश्तियाल अंगेज़ी के लिए दलाइल की कहीं पर कोई कमी नहीं होती। इश्तियाल अंगेज़ी के लिए आपको अपनी कारकर्दगी पेश करना नहीं होती। इश्तियाल अंगेज़ी के लिए आपके पास मज़हब, समाज, नस्ल, रंग और इस तरह के बेतहाशा कार्ड मौजूद होते हैं जिनको आप खेल सकते हैं। आपको BRT से लेकर मालम जबा स्कैंडल तक किसी भी बेज़ाब्तगी या करप्शन का जवाब नहीं देना होता। आपको सिर्फ एक नारा लगाना होता है कि ये फ़लाँ शख्स काफिर है, फ़लाँ शख्स रियासत मदीना का मुखालिफ है, या फ़लाँ शख्स गद्दार है, फ़लाँ शख्स ने पैसे पकड़ रखे हैं, फ़लाँ शख्स या फ़लाँ मुल्क मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश में मुलव्विस है, और उसके बाद मासूम अज़हान के दिमागों के साथ आप फुटबॉल बनाकर खेलिए। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने बतरीके एहसन किया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें मौजूद थी। मैंने आपको ये सब क्यों बताया कि ये सब कुछ इमरान खान साहब क्यों कर रहे थे। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो तारीख़ के अंदर आपको वो तमाम अशख़ास जो आपको फ़ाशिस्ट रजीम कायम करते हुए नज़र आते हैं, उन तमाम अशख़ास में यही तमाम बातें मुश्तरक थीं। वो नाम हिटलर हो, मुसोलिनी हो, सद्दाम हुसैन हो, हुस्न मुबारक हो, या इन जैसे कोई और नाम, इन तमाम अफराद में एक चीज़ कामन थी कि ये लोग पॉपुलर सेंटीमेंट के साथ बात करते थे, और ये लोग दलील या अवाम और समाज से जुड़े मसाइल के बारे में कतअन कोई बात नहीं करते थे। ये लोग बात करते थे कि जनाब जर्मनी अजीम है, ये लोग बात करते थे कि फ़्रांस के लोग बहुत अजीम हैं, और फ़्रांस से लड़ने वाला हर फर्द जो
डाकू है, यानी कि मेरे साथ लड़ने वाला हर फर्द फ्रांस का दुश्मन है। सद्दाम हुसैन इराक के लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते रहे तो हुस्नी मुबारक मिस्र के लोगों की नफ्सियात के साथ खिलवाड़ करते रहे। बात यहीं पे नहीं रुकती, ये लोग जो भी पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, फाशिज़म की ज़बान हमेशा जज्बाती नारों पर ही कायम होती है। तो क्या इमरान खान साहब का फाशिज़म सिर्फ नारों तक ही रह जाना था या मंसूबा कुछ और भी था? तो जनाब हम चलते हैं 2 साल पीछे। 2 साल से आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मतवातर सोशल मीडिया के ऊपर हर कुछ अरसे के बाद एक ट्रेंड लाया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मसाइल का हल एक सदारती निज़ाम है। हालांकि पाकिस्तान के आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायम होगा, तो ये सदारती निज़ाम का शोशा क्यों? और फिर मुझ जैसे बहुत से लोग ये कहने में हक बजानिब होते थे कि जब 2/3 अक्सरियत तय कर दी गई है आइन के अंदर कि आइन को की एक शिक को तब्दील करने के लिए भी आपको 2/3 अक्सरियत दरकार होगी दोनों ईवानों में, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम नाफिज किया जा सके? ये तो बस एक शोशा है, ये तो बस एक तरीका है कि लोगों का ध्यान हकीकी मसाइल से हटाकर गैर हकीकी मसाइल में उलझा दिया जाए। लेकिन मैं गलत था। हम लोग और मेरे जैसे तमाम लोग भी गलत थे जो ये समझते थे कि सदारती निज़ाम महज एक शोशा है। हमने हालिया दिनों के अंदर देखा कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून ज़ाब्ते और निज़ाम की हैसियत चंद लोगों के जहन में सिर्फ़ एक कागज़ के टुकड़े जैसी थी। और ये ख़दशात मेरी उस दलील की जानिब बढ़ते हैं कि जो मेरे जहन में कुलबला रही है, वो दलील ये है कि इमरान खान साहब के जहन में जो मंसूबा था, मेरे ख़याल में वो यही था कि वो किसी ताकतवर शख्सियत को अपने साथ मिलाकर एक नए आइन और नए कानून की जानिब बढ़ना चाहते थे। वो मतलब अनानियत की एक नई सीढ़ी को अबूर करना चाहते थे। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनके पास ताकत के तमाम मराकज़ की ऐसी हिमायत हासिल रही है जो किसी को भी हासिल नहीं थी। इमरान खान साहब को फ़ौज, अदलिया और उसके साथ ही साथ एक पॉपुलर सेंटिमेंट की एक ऐसी हिमायत हासिल थी जो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान बशमूल परवेज़ मुशर्रफ को भी हासिल नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास ये मसला ज़रूर था कि वो जमहूरी हुक्मरान नहीं थे। इमरान खान साहब के पास इलेक्शन जीतने, चाहे वो जैसे भी जीते गए, उनको जीतने का एक दावा मौजूद था। तो खैर मेरे जहन में ये बात जो सदारती निज़ाम से मुताल्लिक थी वो इस तरह दुरुस्त साबित हुई कि इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद पेश होने के चंद दिन के बाद ही जो हरकत व सकनात की वो हम सब की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी थी। इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद अपनी जो अक्सरियत थी, जो अपनी उनकी पार्टी पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर अक्सरियत भी नहीं रखती थी, बल्कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, यानी कि एक बहुत थिन सी अक्सरियत, वो भी इत्तेहादियों के साथ। उसके बावजूद उन्होंने इंतहाई शान बेनियाजी से पाकिस्तान के आइन, कानून और उसके तमाम ज़ाब्तों को अपनी जूते की नोक पे रख लिया। उन्होंने पार्लिमान के साथ भी पार्लिमान के साथ साथ उन्होंने अदलिया के साथ भी खिलवाड़ करने का फ़ैसला कर लिया। आपने ये फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, यानी कि 22 करोड़ अवाम के साथ वो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पीकर की रूलिंग के साथ चल सकते हैं। यानी कि उनके जहन में कोई ऐसा मंसूबा ज़रूर कलबला रहा था कि वो एक स्पीकर की रूलिंग देते और फिर ये फ़ैसला दे देते कि आज के बाद ये पार्लिमान ख़त्म, जैसा कि उन्होंने ये कर दिया जब उनके पास ये इख्तियार नहीं था, क्योंकि हमारा आइन ये वाज़ेह तौर पे बताता है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए तो उसके बाद वज़ीर आज़म के पास से ये इख्तियार सल्ब हो जाता है कि वो आके पार्लिमान को तोड़ दे। लेकिन उन्होंने पार्लिमान तोड़ने का ऐलान कर दिया था, तो उनके जहन में ये मंसूबा मौजूद होगा कहीं ना कहीं, जिसके बहुत से करीन व शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने किसी ताकतवर शख्सियत के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक सदारती निज़ाम नाफिज करना था और उन्होंने पाकिस्तान का पुतिन बनने का फ़ैसला कर लिया। यानी कि जहाँ पे पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे
بشمول پاکستان فوج ان کے لیے ایک پنجاب پولیس یا ایک ان کے ذیلی ادارے کا کام کرتی۔ وہ صدارتی نظام کی ایک نئی ہیئت لے کر آنا ہے کہ ان کے ذہن میں منصوبہ ضرور کل بلا رہا تھا کہ جس کے اندر پاکستان کے اندر 5000 لوگوں کی ہٹ لسٹ بنائی جاتی اور ان کی لاشیں سڑکوں پر بکھری ہوتی، اور یہی رابن ہوڈ ریاستوں کی شکل ہوا کرتی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ بھی ابھرتا ہے کہ عمران خان صاحب جو تمام تر طاقتور حلقوں کی آشیرواد اور مکمل حمایت کے باوجود ڈیلیور نہ کر سکے، کیا وہ صدارتی نظام میں ڈیلیور کر سکتے؟ تو جواب ہے نہیں۔ لیکن اگر یہ صدارتی نظام آ جاتا تو خاکم بدہن پاکستان کے ریاست سے جڑے لوگوں کو اس صدارتی نظام کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ پاکستان کی ریاست کے ساتھ جڑے لوگ پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن اگر یہ لوگوں کو پیغام مل جاتا ہے کہ آج ان کا ریاست کے ساتھ سٹیک ختم ہو گیا، تو شاید پاکستان کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، وہ صورتحال پیدا کر دی جاتی کہ جہاں پر سوویت یونین اپنے تمام تر اسلحہ خانوں کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ پاکستان کے اندر وہ صورتحال پیدا کر دی جاتی کہ جیسے عراق کے اندر دنیا عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج رکھنے کے باوجود امریکہ کے قدم دندناتے پھرتے تھے، پاکستان کے اندر وہ صورتحال پیدا کر دی جاتی جو شاید شام میں تھی، کیونکہ طاقت کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا اور اس کے بعد اس طاقت کے اندر معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت نہ ہونا اس ملک کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں رہا ہوتا۔ پاکستان کے تمام سیاسی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریاستی عناصر اب اس وقت تک اس سازش کو، جو میرے خیال میں پاکستان کے خلاف عمران خان صاحب کے ذہن میں کلبلا رہی تھی، اس کو ناکام کر بیٹھے ہیں۔ لیکن آگے آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ کیا عمران خان صاحب اپنی اشتعال انگیزی، جس کو ہم ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، اور مبالغہ آرائی کی صلاحیت سے لیس ہونے کی وجہ سے کیا وہ اس نظام کو ایک سیریس تھریٹ دینے میں کامیاب ہوں گے، اور کیا ہمارا نظام ان کے اس اشتعال انگیزی اور مبالغہ آمیزی کے مزاج کے ساتھ لڑ سکے گا؟ اس کے لیے ہم حالات اور واقعات کا تجزیہ آپ کے ساتھ مل کر کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔